अब तक भारत और तुर्की के बीच भूमध्य सागर में चल रही जंग अब त्रिपक्षीय अखाड़ा बन चुकी है। भूमध्य सागर का माहौल इतना गर्म आज तक के इतिहास में इससे पहले कभी भी नहीं देखा गया था, क्योंकि अब एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन दिग्गज ताकतों का आमना सामना भूमध्य सागर में हो चुका है। एक तरफ तुर्की, जिसने अभी तक भ्रम था कि भूमध्य सागर उसका बाप दादा की जागीर है। दूसरी तरफ भारत, जिसने साफ साफ कह दिया था कि भूमध्य सागर किसी की बपौती नहीं है, बल्कि यह एक इंटरनेशनल वाटरवे है और इस पर सबका उतना ही अधिकार है जितना कि तुर्की का है। लेकिन अब तीसरा पक्ष की अचानक एंट्री हो चुकी है, जिसका नाम है एक्स नाटो भूमध्य सागर की लहरें। इन दिनों सिर्फ पानी नहीं, बारूद की गंध भी समेटे हुए हैं। भारत और तुर्की के बीच महीनों से चल रही टकराहट अब तीसरे खिलाड़ी के आगमन से खतरनाक रूप ले चुकी है। भूमध्य का आसमान लड़ाकू विमानों की गर्जना से गूंज रहा है। समुद्र की गहराइयों में पनडुब्बियां खामोशी से अपनी स्थिति बदल रही हैं और रडार पर हर हरकत गूंज की आहट बन चुकी है। कहा जा रहा है कि तीसरी ताकत, जिसका नाम अब तक गुप्त रखा गया है, अचानक इस संघर्ष में कूद पड़ी है और उसकी उपस्थिति ने पूरे समीकरण को उलट दिया है। नाटो की नजरें चौकन्नी हैं, रूस की निगाहें बेचैन और संयुक्त राष्ट्र की अपीलें मानो समंदर की हवाओं में खो चुकी हैं। भूमध्य सागर अब सिर्फ एक समुद्री इलाका नहीं, बल्कि विश्व व्यवस्था के पुनर्लेखन का मैदान बन चुका है, जहां हर मिसाइल एक संदेश है, हर जहाज एक चेतावनी। कौन पीछे हटेगा और कौन इतिहास में नए अध्याय की शुरुआत करेगा, यह किसी को नहीं पता। बस इतना निश्चित है कि आने वाले घंटे, शायद आने वाले दशक तय करेंगे। भूमध्य सागर की लहरों में इस समय सिर्फ नमक या हवा की नमी नहीं थी, बल्कि उसमें घुली हुई थी तनाव की गंध, एक ऐसी गंध जो युद्ध से पहले हर समुद्री सीमा पर उठती है। तुर्की, जो दशकों से यह मानता रहा था कि भूमध्य सागर उसकी ऐतिहासिक विरासत का हिस्सा है, आज अपने ही भ्रम में उलझा बैठा था। उसके नौसैनिक जहाज हर उस क्षेत्र में गश्त लगा रहे थे जिसे वह अपना अधिकार क्षेत्र कहता था। लेकिन इस बार उसकी सीमाओं के पार से एक ऐसी आवाज उठी जिसने उसकी सत्ता की नींव को हिला दिया। वो आवाज थी भारत की। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेबाकी से कहा, भूमध्य सागर किसी की बपौती नहीं है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है और हर राष्ट्र को इसमें समान अधिकार है। यह बयान जैसे बारूद पर चिंगारी साबित हुआ। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन के माथे पर बल पड़ गए और अंकारा की गुप्त बैठकों में भारत को लेकर नई रणनीति तैयार होने लगी। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इस ज्वालामुखी में तीसरा पक्ष, एक छिपा हुआ, सशक्त और रहस्यमयी खिलाड़ी एक्स नाटो नाम के रूप में प्रवेश करने वाला है। एक्स नाटो का नाम सुनते ही अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियों में हलचल मच गई। यह कोई आधिकारिक संगठन नहीं था, बल्कि नाटो के भीतर से अलग हुई कुछ शक्तिशाली देशों की एक छिपी गठबंधन सेना थी। एक ऐसी छाया सेना जो किसी देश के झंडे के नीचे नहीं लड़ती, बल्कि अपने नियमों से संचालित होती थी। उनके जहाज बिना झंडे के चलते थे, उनके पायलटों की पहचान किसी डेटाबेस में नहीं थी और उनके मिशन किसी भी लॉगबुक में दर्ज नहीं होते थे। जब पहली बार भूमध्य सागर के पश्चिमी हिस्से में कुछ रहस्यमयी पनडुब्बियों के सिग्नल मिले, तो तुर्की की नौसेना ने सोचा कि यह शायद रूस की गतिविधि होगी। लेकिन सिग्नल का कोड किसी भी ज्ञात प्रणाली से मेल नहीं खा रहा था। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने तुरंत अपनी सैटेलाइट यूनिट से डेटा मांगा और जो तस्वीरें सामने आईं उनमें साफ दिखा एक आधुनिक गहरे ग्रे रंग का विमान वाहक पोत, जिसके डेक पर किसी भी देश का निशान नहीं था। उसके ऊपर चमकते अक्षर थे। भारत के नौसेना मुख्यालय में उस रात एक आपात बैठक बुलाई गई। एडमिरल रावत ने कहा, अगर यह वही है जो हम सोच रहे हैं, तो भूमध्य सागर अब सिर्फ तुर्की या यूरोप का मामला नहीं रहा, यह अब एक वैश्विक शक्ति परीक्षण बनने जा रहा है। भारत ने कुछ दिन पहले ही ऑपरेशन ब्लू सी लाइन शुरू किया था, जो भारत की नौसेना की उपस्थिति को भूमध्य सागर तक विस्तार देने की योजना थी। पर अब उस ऑपरेशन के सामने एक अनदेख दुश्मन खड़ा था। सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलने लगी। कुछ ने कहा यह अमेरिका की गुप्त परियोजना है, कुछ ने दावा किया कि यह रूस और चीन की संयुक्त छाया गठबंधन है। पर सबसे डरावनी बात यह थी कि एक्स नाटो के पास वो तकनीकें थीं जो अब तक केवल कल्पनाओं में थीं। स्टील्थ सबमरीन जो रडार पर नहीं आती, ड्रोन डिस्ट्रॉयर जो बिना किसी इंसान के सैकड़ों मील दूर से हमला कर सकते थे। एक रात भूमध्य सागर के पूर्वी किनारे पर एक तुर्की फ्रिगेट अचानक सिग्नल से गायब हो गया। किसी ने गोली चलने की आवाज नहीं सुनी, कोई ब्लास्ट नहीं हुआ, बस एक पल में वह जहाज रडार से गायब हो गया, जैसे पानी में घुल गया हो। कुछ घंटे बाद एक रहस्यमयी वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ। अंधेरे समुद्र में एक नीली रोशनी का गोला तैरता हुआ दिखाई दे रहा था, जिसके बाद पूरा समुद्र चमक उठा।
उस फुटेज पर एक वॉइस ओवर था। एक्स नाटो चेतावनी देता है, यह जल किसी का नहीं, केवल शक्ति का है। भारत ने तुरंत संयुक्त राष्ट्र में इस मुद्दे को उठाया, लेकिन यूएनएससी की आपात बैठक में अमेरिका और फ्रांस ने चुप्पी साध ली। रूस ने आरोप लगाया कि यह नाटो का ब्लैक ऑपरेशन है। चीन ने कहा कि वह स्थिति पर नजर रख रहा है, लेकिन भारत ने सीधे बयान दिया, अगर एक्स नाटो भूमध्य सागर में किसी देश की संप्रभुता को चुनौती देगा तो भारत चुप नहीं बैठेगा। इस बयान के बाद भारतीय नौसेना के 3 विध्वंसक पोताई एनएस चेन्नई, आईएनएस विशाखापत्तनम और आईएनएस कोलकाता भूमध्य सागर की ओर रवाना हो गए। यह पहली बार था जब भारत ने अपनी नौसैनिक शक्ति को इतनी दूर तैनात किया था। दुनिया के न्यूज चैनल्स पर यह हेडलाइन चमक उठी, इंडिया मूव्स इनटू द मेडिटेरेनियन, द पावर इक्वेशन शिफ्ट्स। लेकिन असली सस्पेंस तो अब शुरू हुआ। कुछ ही दिनों बाद भारत के उपग्रहों ने पाया कि एक्स नाटो के जहाज अचानक अदृश्य हो गए हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वे हवा में घुल गए हों। उसी रात भारतीय पोत आईएनएस विशाखापत्तनम के पास एक अज्ञात सिग्नल मिला। जहाज के रडार पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन सोनार सिस्टम ने एक विशाल वस्तु के नीचे से गुजरने का संकेत दिया, इतनी विशाल कि वह एक छोटे द्वीप के बराबर थी। कैप्टन ने आदेश दिया, डेप्थ चार्ज रेडी करो। लेकिन तभी एक आवाज वायरलेस पर गूंजी जो किसी भी जहाज फ्रीक्वेंसी से मेल नहीं खा रही थी। हम न तो दुश्मन हैं न दोस्त, हम एक्स हैं, नियमों से परे, सीमाओं से परे। फिर सिग्नल कट गया। कुछ सेकंड बाद समुद्र पूरी तरह शांत हो गया, इतना शांत कि लहरें भी जैसे डर गई हों अगली सुबह। भूमध्य सागर के तट पर ग्रीस के एक छोटे से गांव में एक मछुआरे ने आसमान में चमकती हुई एक वस्तु देखी। वो कोई मिसाइल नहीं थी, न ही कोई विमान। वो कुछ और था, कुछ ऐसा जो आधुनिक विज्ञान की परिभाषाओं से परे था। अब दुनिया समझ चुकी थी कि एक्स नाटो सिर्फ कोई गुप्त गठबंधन नहीं, बल्कि एक संदेश था, एक ऐसी शक्ति का जो खुद को सत्ता से ऊपर मानती थी। तुर्की अब खामोश था, भारत सावधान, और बाकी दुनिया स्तब्ध। भूमध्य सागर की गहराइयों में कौन छिपा है, यह कोई नहीं जानता था। लेकिन हर देश अब अपने रडार पर एक नाम ढूंढ रहा था, और सवाल यह था, क्या यह आने वाला युग सैन्य गठबंधनों का अंत होगा, या यह किसी नई वैश्विक शक्ति के जन्म की शुरुआत? भूमध्य सागर अब सिर्फ एक समुद्र नहीं था, यह बन चुका था विश्व राजनीति का नया रण क्षेत्र, जहां अगला युद्ध बंदूकों से नहीं, अदृश्य ताकतों से लड़ा जाएगा। जी हां, वो मिलिट्री शक्तिशाली संगठन जिसे दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री गठबंधन की नौसेना कहा जाता है। आखिरकार उसने भूमध्य सागर में भी एंट्री ले ली है। लेकिन इस खबर से पूरी दुनिया में, अब सोशल मीडिया से लेकर के पूरी न्यूज चैनल में यह खबर छा चुकी है। जो मामला अब तक भूमध्य सागर तक सीमित था, अब मामला वैश्विक होता हुआ दिखाई दे रहा था। दरअसल तुर्की ने बीते एक दिन पहले ही नाटो समूह में जाकर के मदद की गुहार लगाई थी। तुर्की ने कहा था कि जल्दी सेना भेजें, क्योंकि भारत भूमध्य सागर में उतर चुका है और इस वक्त तुर्की खतरे में है। दरअसल आपको बता दें कि तुर्की कोई और नहीं बल्कि नाटो गठबंधन का एक समूह का सदस्य देश है, और इसके समूह सदस्य देशों के साथ यह सबसे बड़ी ट्रीटी यही होती है कि अगर नाटो के किसी एक देश पर हमला होता है तो सभी देशों पर उसका हमला माना जाता है, जिसके नाटो पूरा समूह संगठन एकजुट होकर के उस देश के विरोध में सीधे उतर जाता है मैदान में। और इस वक्त भूमध्य सागर चौतरफा इसी स्थिति से घिर चुका है। हाल यह बन चुका है कि भूमध्य सागर जो अब तक कुछ दिन पहले शांत था, वह भूमध्य सागर अब सुलभ उठा है। हाल यह बन चुका है कि चौतरफा युद्धपोत नजर आ रहे हैं। एक तरफ भारत के आईएएस विक्रांत, आईएएस त्रिकंद, और इस तरह से लगभग 5 युद्धपोत भारत के भूमध्य सागर में हैं। तो वहीं तुर्की के 22 युद्धपोत पहले से जो भूमध्य सागर में गश्त लगा रहे थे। लेकिन अब नाटो की एंट्री ने पूरा का पूरा मामला ही पलट दिया है। हाल यह बन चुका है कि चौतरफा इसको लेकर के चर्चा शुरू हो चुकी है, और खबर अब सीधे अमेरिका यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पैटल तक पहुंच चुकी है। और यह मामला टूल पकड़ रहा है कि आखिरकार भूमध्य सागर में स्थितियां गड़बड़ हुई तो कैसे हुई। आखिरकार तुर्की ने क्या किया जिसके चलते भारत और तुर्की का आमना सामना इस वक्त चल रहा है। लेकिन खैर, इस पूरे केस में अब नाटो की एंट्री ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। हाल ये बन चुका है कि नाटो की एंट्री ने इसे वैश्विक एक नीति और करार दे दिया है। हाल ये बन चुका है कि अब तक जिस चीज से बचने की कोशिश की जा रही थी, आखिरकार भारत को अब वही करना पड़ रहा है जिस चीज से भारत बच रहा था, जिस चीज को लग रहा था कि इसे टाला जाए, लेकिन अब टलने की स्थिति नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि अब भूमध्य सागर एक नई जंग का अखाड़ा बन चुका है। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है और किस कदर से
अब तुर्की को लेकर के एक बार फिर से नाटो की एंट्री ने पूरा मामला पलट दिया है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। और इसको लेकर के भारत का सबसे बड़ा रुख भी स्पष्ट हो चुका है। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक, और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, भारत ने तो इस वक्त पूरे भूमध्य सागर में अकेले मोर्चा संभाल रखा है। हाल यह बन चुका है कि तुर्की पूरी तरीके से दबते हुए अब नाटो की मदद लेने पर उतारू हो चुका है। और यही स्थिति बिगड़ती हुई तब नजर आई जब लगा कि नाटो की एंट्री तो पूरे के पूरे मामले को वैश्विक करार देगी। लेकिन तुर्की जिस पूरी प्लानिंग के साथ नाटो को भूमध्य सागर में बुलाया था, आखिरकार वह पूरा का पूरा प्लान तुर्की का धारा रह चुका है। तुर्की को लगा था कि भारत के खिलाफ अब वह नाटो का सहयोग लेकर के भारत को चारों खाने भूमध्य सागर में चित्त कर देगा, क्योंकि तुर्की नाटो का संगठन देश है और तुर्की के ऊपर अगर भारत कुछ भी करता है तो सीधे सीधे यह नाटो पर हमला मान लिया जाएगा। और इसके बाद नाटो के सभी देश मिलकर कि भारत को सीधे भूमध्य सागर में धूल चटा देंगे और वह इस पूरे मामले में आसानी से बच निकलेगा। यह थी तुर्की की प्लानिंग। लेकिन असल में पूरी की पूरी प्लानिंग तब पलट गई जब नाटो ने इस पूरे घटनाक्रम में तुर्की का साथ देने की बजाय यहां पर भारत का पक्ष ले लिया है। तुर्की ने जब भारत के खिलाफ अपनी रणनीति तैयार की तो उसे पूरा भरोसा था कि उसके पीछे नाटो का विशाल सैन्य गठबंधन खड़ा रहेगा। यह वही तुर्की था जिसने पिछले कुछ वर्षों में खुद को मध्य पूर्व और यूरोप के बीच की रणनीतिक धुरी के रूप में प्रस्तुत किया था। अंकारा के नीति निर्माताओं को लगा कि अगर भारत के साथ कोई टकराव होता है तो नाटो के अनुच्छेद 5 के तहत सभी सदस्य देश स्वचालित रूप से उसके साथ खड़े हो जाएंगे, यानी भारत पर किसी भी प्रकार का हमला या सैन्य कार्रवाई नाटो पर हमला मानी जाएगी। यही सोचकर तुर्की ने भूमध्य सागर में अपनी नौसेना की तैनाती तेज कर दी थी और खुफिया सूत्रों के मुताबिक उसने गुप्त रूप से पाकिस्तान, अजरबैजान और कतर के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास की योजना भी बनाई थी। लेकिन इस पूरी पटकथा में एक ऐसा मोड़ आया जिसने न सिर्फ तुर्की की रणनीति को ध्वस्त कर दिया बल्कि पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर नाटो की नीति अब किस दिशा में जा रही है। तुर्की को उम्मीद थी कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और इटली जैसे नाटो सदस्य उसके साथ खड़े होंगे, परंतु हुआ इसका उल्टा। नाटो के मुख्यालय ब्रसेल्स से जो आधिकारिक बयान जारी हुआ उसमें भारत के खिलाफ किसी भी प्रकार की सैन्य या कूटनीतिक कार्रवाई से स्पष्ट इनकार कर दिया गया। यही नहीं, नाटो ने यह भी कहा कि भारत के खिलाफ तुर्की की कोई भी एकतरफा कार्रवाई नाटो की सामूहिक रक्षा नीति के अंतर्गत नहीं आती। यह बयान तुर्की के लिए किसी बिजली के झटके से कम नहीं था। इस घटना के पीछे कई परतें थीं। असल में नाटो के भीतर लंबे समय से तुर्की को लेकर असंतोष पनप रहा था। रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खरीद, यूरोप के ऊर्जा प्रोजेक्ट्स में तुर्की का अड़ियल रवैया और ग्रीस के साथ लगातार टकराव, इन सब ने नाटो को तुर्की से दूर कर दिया था। अमेरिका पहले ही तुर्की को F-35 कार्यक्रम से बाहर कर चुका था और फ्रांस उसे यूरोपीय सुरक्षा के लिए अविश्वसनीय साझेदार मानता था। ऐसे में जब भारत और तुर्की के बीच भूमध्य सागर में तनाव बढ़ा, नाटो ने इसे तुर्की का निजी राजनीतिक एजेंडा बताया, न कि एक सामूहिक सुरक्षा मुद्दा। कहानी यही दिलचस्प होती है। जब नाटो ने भारत के पक्ष में बयान दिया तो अंकारा में हलचल मच गई। राष्ट्रपति एर्दोआन ने आपातकालीन सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई और सवाल किया कि आखिर नाटो जैसे संगठन ने अपने विश्वास पात्र सदस्य को इस तरह अकेला क्यों छोड़ दिया। जवाब में उनके ही सलाहकारों ने एक सच्चाई उजागर की। भारत अब नाटो के कई देशों के लिए एक रणनीतिक निवेश बन चुका है। अमेरिका भारत के साथ इंडो पैसिफिक में सुरक्षा सहयोग बढ़ा रहा है। फ्रांस ने राफेल सौदे के बाद भारत को भरोसेमंद रक्षा भागीदार माना है और ब्रिटेन तो पहले ही भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की दिशा में आगे बढ़ चुका है। नाटो के भीतर यह समझ बन चुकी थी कि भारत के खिलाफ खड़ा होना यानी अपने ही आर्थिक और भू राजनीतिक हितों को नुकसान पहुंचाना। दूसरी ओर भारत ने चुपचाप कूटनीति के शतरंज में वह चाल चली थी जिसकी किसी को भनक तक नहीं लगी। भारत ने न केवल फ्रांस, अमेरिका और इटली के साथ अपनी नौसैनिक साझेदारी को मजबूत किया, बल्कि भूमध्य सागर के कई देशों विशेषकर ग्रीस, साइप्रस और मिस्र के साथ भी रणनीतिक संवाद शुरू कर दिया था। इन सभी देशों का तुर्की से पुराना विवाद रहा है और भारत ने इस असंतोष को अपने पक्ष में मोड़ लिया। एक गुप्त रिपोर्ट के अनुसार जब तुर्की ने भूमध्य सागर में अपने ड्रोन और युद्धपोतों की तैनाती बढ़ाई, भारत ने चुपचाप एक नौसैनिक निगरानी समझौते के तहत
फ्रांसीसी बेस टुलोन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। फ्रांस ने भारत के लिए उपग्रह इंटेलिजेंस साझा करने की पेशकश की और अमेरिकी नेवी ने भी भारत को भूमध्य सागर में संभावित तुर्की गतिविधियों के बारे में अग्रिम चेतावनी दी। यह वही क्षण था जब तुर्की की पूरी नाटो ढाल की परिकल्पना ढह। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।